Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to discuss our very important topic, that is interconversion of energy. Question number 7 is related to this topic. As a matter of fact, energy changes its form in different conditions. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो energy है वो अपने forms को different conditions के हिसाब से change करती है. जैसे When a body is taken at a height, gravitational potential energy is stored in it. कि अगर हम किसी भी बॉडी को किसी भी हाइट पे ले जाते हैं तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. When a body is dropped, यानी कि उस बॉडी को जब आप क्या करते हो, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में. और काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? द एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन. सो दैट इज़ कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. The chemical energy in cells or batteries convert chemical energy into electrical energy. ठीक है, जो आपके पास जो भी बैटरीज होती हैं आपको किस में कन्वर्ट कर देती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. When current passes through a bulb, जब हमारे पास किसी भी बल्ब में से लाइट करंट पास होता है, इट इमिट लाइट, यानी कि इमिट लाइट में यानी कि बल्ब जब रोशन हो जाता है, एंड हीट का आपको कैसे पता चल जाता है कि वो बल्ब गर्म हो जाता है. The electrical energy in the bulb is converted into heat and light. आपके पास जो इस अब यहाँ पर क्या है? कन्वर्जन हो रही है एनर्जी की. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब की है वो किस में चेंज हो रही है? एक तो हीट में और लाइट में. द फूड यू ईट पोजेस केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. जो खाना हम खा रहे हैं उसके अंदर क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है. योर बॉडी हैज़ कैपेबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल एनर्जी into heat that maintain your temperature. अब आपके पास क्या होता है कि आपकी जो बॉडी जो है वो उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो ट्रांसफॉर्म करे और वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है. द बॉडी ऑल्सो कन्वर्ट सम केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लड. हमारे पास जो केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी में मौजूद होती है वो आपका जो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा हो तो किसकी बेसिस पर होता है? क्योंकि वहाँ पर केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में. सम एनर्जी इन द बॉडी इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी ऑन विच योर नर्व सिस्टम वर्क. आप जो बॉडी में जो आपकी एनर्जी मौजूद होती है, यानी जो आप खाना खाते हैं तो जो आपको एनर्जी मिलती है वो एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में. और यही इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी जो है वो आप किसको प्रोवाइड की जाती है? नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम जो है, आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उनको प्रोवाइड की जाती है ताकि आपका जो ब्रेन या नर्वस सिस्टम है वो अच्छा काम कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक कैट है, उसके सामने एक रैट मौजूद है. दिस कैट वॉन्ट्स टू ईट दिस रैट. ये जो पोजीशन कैट की है इसमें जो कैट ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है. अब उसने जब कैट ने ये देखा कि जो इसके सामने रैट है इसने ये इसको खा सकता है, सो दैट रैट जंप्स ऑन कैट. तो वो उसके ऊपर जंप करता है ताकि उसको पकड़ के खा सके. सो इस पोजीशन में इस कैट में जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी और इस कंडीशन में आके अब कैट की जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? काइनेटिक एनर्जी में. सो द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू अ काइनेटिक एनर्जी. The example given above proves that one form of energy can transform into another form, but the total energy is always conserved. इसका मतलब कि अब आपने देखा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में. अब आपके पास एनर्जी चेंजेस हो रही है, यानी कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज हो रही है, मगर जो टोटल ओवरऑल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी. दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ डिफाइंड. ये एक छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में बनता है कि डिफाइन करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी पूछा गया है कि व्हाट डिफाइन या व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. आपके पास एनर्जी ना तो जो है वो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है. आप एक थोड़ा सा एडिशन ये भी कर सकते हैं, बट चेंजेस फ्रॉम, ये वाला पॉइंट आप बीच में डाल सकते हैं, बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.
इन अदर वर्ड्स द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, ये नहीं हो रही है कि जब वो फॉर एग्जांपल ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें जितनी भी थी, जब वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है तो बीच में एनर्जी लॉस हो रही, नहीं, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास स्टोर थी उतनी ही वो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर जो है वो चली यूज़ हो जाएगी। ऑल्दो इट इज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया, जो कैट से पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। वी से दैट एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, आपने देखा यहाँ से यहाँ पर जो एनर्जी थी, एनर्जी कंज्यूम होगी, इस्तेमाल होगी। वी एक्चुअली मीन दैट इट इज़ चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हम ये कहते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई है, और इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या हम सिंपल कह सकते हैं कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा चुकी है। मोस्ट ऑफ द केसेस एनर्जी इज इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म टू हीट, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म या चेंज हो जाती है, हीट में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिमांड ऑफ एनर्जी। 50 years ago देयर वॉज नो लाइट इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस, 50 साल पहले या उससे बाद तक जितने भी वक्त था उसमें इलेक्ट्रिसिटी घरों में मौजूद नहीं थी। पीपल यूज टू एल्यूमिनेट देयर हाउसेस बाय कैंडल्स, लैंटर्न्स और अदर सच थिंग, यानी कि मतलब मोमबत्तियाँ थी, या आम ज़बान में कहीं लालटेनें थी, दिए थे, उनके ज़रिए जो है वो घर को रोशन करते थे। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फ़ैन एंड हैंड हेल्ड फैंस वर यूज्ड, अभी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ैन्स है, मगर उस ज़माने में हाथ की जिसको पंखियाँ कहते हैं वो यूज़ की जाती थी हवा देने के लिए। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग्स लाइक रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन, जाहिर सी बात है जब बिजली ही नहीं थी तो ये दोनों चीज़ें, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न इलेक्ट्रिसिटी पे चलते तो उनका कॉन्सेप्ट भी नहीं था। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस पीपल गॉट मैनी कम्फर्ट ऑफ लाइफ, यानी कि वक्त गुजरता गया, लोगों ने तरक्की की, बिजली आई, बिजली के बाद सारी जो बाकी फैसिलिटीज़ आना शुरू हो गई। Today not only cities but the villages also have been provided electricity, आज आप पाकिस्तान में भी देखें दूर दराज गाँव जितने भी हैं वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है। The increase in the consumption of electricity is not only confined to houses, हमारे पास जो अब जैसे जैसे बिजली का जो इस्तेमाल है, जैसे जैसे डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, सिर्फ ये नहीं है कि वो घरों में ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही, बट द डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंक्रीज मेन फोल्ड। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था घरों में भी बिजली इस्तेमाल अगर हो रही थी, आजकल हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है आजकल ज़्यादा डेवलप हो रही। क्यों डेवलप ज़्यादा हो रही? क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो इंडस्ट्रीज़ भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, जब इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा जो प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। तो हम कह सकते हैं जैसे वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जो है वो उनको चाहिए होती है। नॉट ओनली लार्ज स्केल फैक्ट्रीज़ बट अ स्मॉल वर्कशॉप ऑल्सो यूजिंग मशीन्स, आपको पता है कि सिर्फ फैक्ट्रीज़ बड़ी वाली ही नहीं, छोटी छोटी जो वर्कशॉप्स होती हैं उनके अंदर भी मशीन्स को चलाने के लिए जो है वो किसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इन एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, बिल्कुल आपके पास जो एग्रीकल्चर आपकी हो रही है, ज़राअत जिसको कह रहे हैं, वहाँ पर भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ज़रूरत है। जो ट्यूबवेल्स हैं, पहले ज़माने में हाथ से पानी निकाला जाता था, मगर आजकल क्या किया जाता है कि ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है और वही पानी पे खेतों को दिया जा रहा है। Earlier people used to wait for rain to get water from walls, but now tube wells are run by electricity। पहले ज़माने में था कि बारिश होगी, फसलों को पानी मिलेगा, मगर आजकल क्या, ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल्स चलते हैं, पानी जो है वो ज़मीन से ज़्यादा निकलता है और वो अपने खेतों को देते हैं। मैनी बैरन्स लैंड हैव बीन इरीगेटेड बाय दिस, यानी कि बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो बंजर हो गई। बैरन लैंड्स मतलब जो बंजर हैं, जिन पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती हैं, तो उनको भी इरीगेटेड जो है, यानी कि उसको पानी प्रोवाइड किया गया है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। द यील्ड पर एकड़ हैज़ इंक्रीज, यानी कि जो बैरन लैंड्स, वो लैंड्स जिन पे फसलें नहीं उगती थी, या हो सकता है कि उनमें कोई वजह हो, या सम टाइम ऐसा होता है कि पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता उन ज़मीनों तक, तो वहाँ पर खेती नहीं हो सकती। मगर आजकल अगर वहाँ पर पानी पहुँच जाता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास क्या है कि जो ज़मीन बैरन हो गई है वो भी काबिल काश्त हो जाती है।
In many other fields of life, the consumption of energy is constantly increasing. यानी कि जैसे जैसे लाइफ की गुजरती जा रही है, नीड्स इंक्रीज होती जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का नीड भी इंक्रीज हो रहा है. दिस इज़ required to discover more resources of energy and the present resources utilized in a better way. इसलिए क्या है कि जब वक्त गुजरने के साथ इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें और भी बहुत ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे पास, जिसको हम एक तो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें और वही रिसोर्सेज हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने में हमारी हेल्प करें. हम जो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हम और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनसे हम क्या काम करते हैं. Today we are going to discuss one of the very important topic, that is a production of electricity by various method. Either that is a traditional method of production of electricity or non-traditional methods of producing electricity. Firstly, we will going to talk about traditional methods of production of electricity. One of the point is hydroelectric power, the second will be thermal power, and the third one is nuclear power. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ऑल ओवर ट्रेडिशनल मेथड एंड नॉन ट्रेडिशनल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के अंदर इससे क्वेश्चन लाजमी आता है. सो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, the conversion of kinetic energy of running water to electrical energy is known as a hydroelectric power. हमारे पास क्या है कि जो पानी जब रन कर रहा होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है. आपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ स्टेशनरी पड़ी हुई है तो उसने वर्क डन नहीं किया, चूँकि वाटर रन कर रहा है, उसने वर्क डन कर रहा है. तो वाटर अगर रन कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास ड्यू टू इट्स मोशन से हो रही है, वो किस में कन्वर्ट कर देती है काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज नोन एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. वाटर इज स्टोर्ड इन अ हाइट लाइक लेक और रिजर्वायर्स. आपके पास जो पानी होता है या किसी लेक में या रिजर्वायर का मतलब होता है कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पर पानी को स्टोर कर दिया जाता है, वहाँ पर पानी को क्या किया जाता है? इकट्ठा या स्टोर किया जाता है. एट हाइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन वाटर. यानी कि जो आप रिजर्वायर बना रहे हो या जो भी लेक या कोई भी पानी को जो इकट्ठा करो, वो कहाँ पर होना चाहिए? एट हाइट पे होना चाहिए. जब आपका पानी हाइट पे होता है तो वहाँ पर पानी के अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट, यानी कि जब पानी को आप ऊपर हाइट से नीचे की तरफ फॉल करते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी कि जब आप ये फॉर एग्जांपल ये पानी वाटर इस हाइट से यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर की किस में चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में. टनल्स आर मेड टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम रिजर्वायर टू अ लोअर प्लेस. ये रिजर्वायर, ये वो वाली प्लेस जहाँ पर पानी जमा होता है. टनल्स वो होते हैं जहाँ से पानी बाहर निकलता है. ये आगे वाली पिक्चर दिखा रही है कि टनल्स कैसे होते हैं. अब आपके पास जो टनल होते हैं वो क्या करते हैं? वो वाटर को लेकर आते हैं फ्रॉम हायर प्लेस टू लोअर प्लेस. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रनिंग वाटर टर्न्स द टर्बाइंस. अब आपके पास क्या है? जो वाटर जो है वो यहाँ से टनल से यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आता है मूव करते हुए, तो ये जो टर्बाइंस आपके पास लगे होते हैं ये घूमना शुरू हो जाते हैं. एंड द टर्बाइंस विच इन टर्न रन्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर. अब जो वो वाटर यहाँ पर आ रहा है तो वो टर्बाइंस को जो है वो रन करवाना शुरू, यानी कि टर्बाइंस गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं. बाय दिस मेथड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस. तो इस मेथड में क्या होता है? जब टर्बाइन चलते हैं, टर्बाइंस आगे जाके जनरेटर को जो है वो रन करते हैं. जब जो जनरेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो फिर आगे पावर लाइन्स के ज़रिए सप्लाई कर दिए जाते हैं. इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर. असल में आपके पास क्या है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यहाँ पर प्रोड्यूस करें वो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फॉलिंग वाटर. वो किस तरह से हुआ? जब वाटर फॉल कर रहा था उसके जो रिजल्टेंट में जो पोटेंशियल एनर्जी थी किस में चेंज हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में.
देर इज़ नो हीट, यानी कि यहाँ से जो आपका पॉइंट आ रहा है कि इसका एडवांटेजेस क्या है, यानी कि इसके ऊपर हेडिंग क्या बन सकती है, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो आप इसकी हेडिंग बनाइएगा लाजमी के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के एडवांटेजेस क्या हैं। सो दैट देर इज़ नो हीट, स्मोक और गैस पोल्यूशन इन दिस मेथड। ऑब्वियस बात है, तो ओनली वाटर इज़ यूज इन दिस प्रोसेस, देर इज़ नो एनी फॉसिल फ्यूल और नो एनी गैसेज यूज इन इट। सो नो हीट, कोई भी हीट, स्मोक और पोल्यूशन रिलीज ही नहीं होती है। नेक्स्ट हेडिंग इज थर्मल पावर। इन दिस मेथड कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज आर बर्न। इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो आपके पास फॉसिल फ्यूल, जिसमें हमारे पास कोयल है और कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो इनको जलाया जाता है। दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। इनको हम यानी कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। The remaining of plants and animals buried for millions of years under the earth are changed into fossil fuel. These fuels are in limited quantity. It will take millions of years to form new fuels once the old ones are exhausted. इसका मतलब क्या है कि इसको कंसेप्ट को समझने के लिए अगर आप ये सोचें कि ये सोचेगा भाई ज़मीन के अंदर जो फॉसिल फ्यूल या कोल, ऑयल और नेचुरल गैस कैसे बनी। असल में क्या था कि एक थ्योरी हमारे पास बहुत पुरानी है, जिसमें ये कहा जाता था कि आपके पास बहुत सालों पहले ज़मीन के ऊपर बहुत ढेर सारे जो थे वो जंगलात थे और एनिमल्स थे। सम कंडीशंस ऐसी हो गई कि वो सारे ज़मीन के अंदर बर्ड हो गए एंड दैट कन्वर्टेड इनटू अ फॉसिल फ्यूल। तो कहते हैं कि द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इन स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल, यानी कि जब ये जितने भी प्लांट्स और एनिमल ज़मीन के अंदर बर्ड हो गए थे, दफन हो गए थे, तो उस वक्त क्या था कि वो जो फॉसिल फ्यूल थे उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो स्टोर हो गई थी। द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स गिवन आउट हीट, यानी कि जब आप इन फॉसिल फ्यूल्स को आप जब बर्न करते हो तो वो हीट बाहर रिलीज़ करती है, विच इज़ यूज टू जनरेट स्टीम दैट टर्न्स द टर्बाइन्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या किया जाता है कि ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो क्या जनरेट करेगी, स्टीम, यानी कि पानी को किस में कन्वर्ट करेगी, स्टीम में। और वो स्टीम किसको रन करेंगे, टर्बाइंस को। टर्बाइंस किसको जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को। इसको समझने के लिए हम अपना डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, फिगर 7.6 है। इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि ये जो आपको जो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, असल में ये वो वाली ट्यूब्स है जिनके अंदर वाटर मौजूद होता है। अब क्या किया जाता है, जो कहीं से भी, जहाँ से भी इन्होंने कोल इकट्ठा किया होता है, कोल को इसमें डाला जाता है। इस कोल को इसके अंदर जो है बर्न किया जाता है। जब ये बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो इन ट्यूब्स के अंदर जो वाटर मौजूद होता है, वो जो वाटर है किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में। और स्टीम यहाँ से मूव करते हुए आगे आता है, तो यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, टर्बाइन्स मौजूद होते हैं। तो ये जो स्टीम आती है ये इन टर्बाइन्स को तेज़ी से मूव करवाती है। तो जितनी तेज़ी से टर्बाइन मूव करेगा तो वो उतना ही जनरेटर मूव करवाएगा। तो यही जनरेटर जो है किसकी मदद से जो है वो स्टीम की जो हेल्प से क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। और यही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर लाइंस के ज़रिए आगे पावर स्टेशंस को सप्लाई कर दी जाती है। न्यूक्लियर पावर। मैनी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि डेवलपिंग यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये डेवलपिंग यानी कि जो डेवलप हो रहे, एंड डेवलप कंट्रीज़ लाइक USA एक्सेट्रा जो है ये अपने इलेक्ट्रिसिटी की का जो प्रोडक्शन है वो किसके ज़रिए करें, न्यूक्लियर एनर्जी के ज़रिए करें। इन पाकिस्तान देयर आर न्यूक्लियर पावर स्टेशन विच आर बिल्ड एट कराची एंड चश्मा। हमारे पास पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए गए हैं वो कराची में भी मौजूद हैं एंड चश्मा भी में मौजूद हैं। ये जो दोनों हैं पाकिस्तान की जो एनर्जी की या इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरतें हैं काफ़ी हद तक पूरा करती हैं। द सोर्स ऑफ न्यूक्लियर इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड। असल में क्या होता है कि जो किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है, फॉर एग्जांपल ये एटम का आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास एटम है, इस न्यूक्लियस के अंदर सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी एटम इज़ ब्रोकन। अगर हैवी एटम का मतलब है कि वो वाले एटम जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हैवी एटम्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस हैवी होता है, उसको जब ब्रोक किया जाता है यानी कि इसके न्यूक्लियस को जब तोड़ा जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ रिलीज। आपको पता है जब जो न्यूक्लियस होता है, जो आपके पास क्या है, न्यूक्लियस में दो चीज़ होती है, एक प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे क्या मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं।
अब जब ये न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो इसके रिजल्टमेंट में क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है टूट जाना, न्यूक्लियर फिजन यानी कि न्यूक्लियस का ब्रोक डाउन हो जाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। यूरेनियम 235, असल में जो यूरेनियम 235 वाला जो एलिमेंट आपके पास है, और प्लूटोनियम, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर फिजन। जो ये दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसको जो है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन दोनों का देखिए एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है इनका। यूरेनियम 235, इसका मतलब है इट इज़ अ वेरी हैवी एटम, तो इसको तोड़ेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। द होल प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज़ डन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ कंक्रीट वॉल। तो ये डायग्राम देख लें, ये असल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो ये जो ब्राउन कलर की जो लाइन्स हैं, दीज आर द कंक्रीट वॉल्स। अब क्या होता है कि although these the uranium 235 and polonium, both of them are highly radioactive elements. जो what do you mean by the radioactive element? Radioactive elements are those elements which have ability to release or emit radiation without any external force, यानी external anything, जिसकी वजह से वो जो है ख़ुद ब खुद रेडिएशन रिलीज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ह्यूमंस के लिए। तो इसलिए कंक्रीट की वॉल्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर रखा जाता है। The heat obtained by nuclear fission is used to change water to steam. अब क्या होता है कि ये जब न्यूक्लियस टूट के एनर्जी को रिलीज़ करता है, ये एनर्जी जो है वो क्या करती है, वाटर को चेंज कर देती है स्टीम में, which in turns runs the electric generator. So that steam will going to responsible or that runs the electric generator. In this way electricity is produced. तो इस तरीके से electricity produce की जाती है। Let's see the figure 7.7. In this figure you can see this is called nuclear reactor. Nuclear reactor is surrounded by a concrete wall. As I have told you before that we are going to use uranium 235. Uranium 235 is highly radioactive element, so it emit radiation spontaneously. So therefore it is covered with a concrete wall. So we, in this diagram they have used a uranium rod because we are going to break the uranium 235 nucleus. So therefore we used uranium rod. So अब क्या किया जाता है कि ये कंट्रोल रॉड्स होते हैं कि इन केस में अगर यूरेनियम के ये कुछ जो पोर्शंस यूज़ हो रहे हैं, ये रोड्स उनको कंट्रोल करते हैं कि इसको आगे पीछे करने के लिए। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि इस रिएक्टर के अंदर जो है ना क्या किया जाता है कि जो यूरेनियम 235 को ब्रोक किया जाता है। जब एनर्जी हायर अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो यहाँ से यहाँ पर आती है। इधर यहाँ पर मौजूद जो वाटर होता है, अब आपके पास क्या है, यहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर से आपके पास एनर्जी आती है, इनके अंदर जो है आपके पास क्या मौजूद होता है, वाटर। अब ये इतनी गर्म हो जाती हैं तो ये वाटर को किस में कन्वर्ट कर देती है, स्टीम में। और ये स्टीम जो है आगे जब मूव होती है तो यहाँ पर टर्बाइंस होते हैं, ये टर्बाइंस को ऐसे मूव करवाती है। जब ये टर्बाइंस मूव करते हैं तो जनरेटर रन होता है, जब जनरेटर चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और आगे जाके ये पावर लाइन्स को सप्लाई कर दी जाती है। पावर लाइन्स आगे जो ग्रिड स्टेशन हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं।